बीच में कोई आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आउट ऑफ कवरेज है अभी। अब इतना पर अच्छा, बाद में हाइलोजन, ठीक है, मेरा पढ़ाई हो पहले। वो ऑटोमेटिक इसीलिए तो इसको लाइव नहीं चला जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है ना, ताकि अपने हिसाब से एडिट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं लोग पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, समझा है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा ना कि आवेश क्या होता है। तो आपको बताया गया है कि जो आवेश होता है हमेशा दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या होती है जी, उत्पत्ति होती है। अगर मान के चलिए मेरे पास ये दो कोई वस्तु है, अगर इन दोनों वस्तु को आपस में रगड़ा जाएगा तो हमेशा एक दूसरे के विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। यानी अगर कोई एक वस्तु मान लीजिए ए है और दूसरा वस्तु क्या है, बी है। अगर ए और बी वस्तु को आपस में रगड़ा जाएगा, ठीक है, तो अगर ए पर धनात्मक आवेश होगा तो बी पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। अगर ए पर अगर ऋणात्मक होगा तो बी पर क्या होगा, धनात्मक। माने एक दूसरे के विपरीत आवेश क्या होता है जी, उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कभी, अगर हम पेन ले लेते हैं और पेन को बालों पे क्या किया जाता है जी, रगड़ा जाता है। चूंकि जो बाल होता है वह रेशम का काम करता है, किसका काम करता है, तो रगड़ने के बाद आप देखे होंगे कि उस पेन के द्वारा बाल को आसानी से क्या किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। वह किसके कारण होता है, आवेश के कारण। क्योंकि ये पेन पहले क्या है, आवेशहीन है, क्या है, आवेशहीन है। जब इसको रगड़ा जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, आवेशित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवेशित। तो लेकिन आपसे यहाँ मेन क्वेश्चन में क्या पूछा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो हमेशा वस्तु के पास क्या रहता है जी, स्थिर रहता है। ठीक है, क्या हुआ, अगर जहाँ बाई मिस्टेक होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ करेक्शन हो सकता है। किसी का सिर आ रहा है क्या, हाँ, वो चल रहा होगा, वो डिस्प्ले क्लोज हुआ होगा। ठीक है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत का मतलब जी, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। हमेशा वो सभी वस्तुओं के पास रहता है, सिर्फ रगड़ने से उसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, क्या होती है, उत्पत्ति। लेकिन यहाँ आपके सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहे हैं, देखिए, किसी संकाय या का कुल आवेश नियत होता है, अर्थात आवेश न तो क्या किया जाता है जी, नष्ट किया जा सकता है और न ही इनकी सृष्टि की जा सकती है। सृष्टि मतलब निर्माण किया जा सकता है। किसी भी प्रक्रिया के पहले निकाय का जो नेट आवेश होता है वही प्रक्रिया के बाद भी रहता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। यानी इन दोनों के पास पहले से जो आवेश मौजूद होगा वही आवेश आपका क्या रहेगा जी, आवेशित होने के बाद भी रहेगा, उसकी मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको बस याद रखना होगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वो हमेशा क्या रहता है, वो नियत यानी स्थिर बना रहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता से आप क्या समझते हैं। यहाँ से दो परिभाषा आपका बनेगा, एक तो बनेगा विद्युत क्षेत्र और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया ना जी, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर कोई प्लस क्यू आवेश है तो इस आवेश के इर्द गिर्द का एक क्षेत्र, जहां तक उस आवेश का अपना एक प्रभाव हो, ठीक है, तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। जैसे मान के चलिए यहाँ कोई धन आवेश है, इस धन आवेश का अपना कुछ क्षेत्र होगा जिसमें कि यदि हम दूसरे आवेश को अगर लाते हैं, अगर प्लस क्यू आवेश ही आता है तो इसको वो प्रतिकर्षित करेगा, क्या करेगा जी, प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को विक्षोभ करेगा, मतलब एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करेगा। लेकिन वही अगर ऋण आवेश आ जाता है तो वह उसको अपने तरफ क्या करेगा जी,
आकृष्ट करने का। तो जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तो प्रतिकर्षण बल, और एक दूसरे को आकृष्ट करता है तो क्या होता है? आकर्षण बल। तो इस पूरे क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यानी आपको परिभाषा देना होगा तो क्या होगा? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं जी? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये थोड़ा सा आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से आपका इसका मात्रक पूछ देता है, बीमा पूछ देता है। तो जिसका भी आप परिभाषा जानेंगे उसका गणितीय रूप आपको याद होना चाहिए, मात्रक याद होना चाहिए और बीमा याद होना चाहिए, क्योंकि मात्रक और बीमा से हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है जी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कह सकते हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान के चलिए ये अगर विद्युत क्षेत्र है तो इस पर कोई ना कोई आवेश है, तो आवेश है तो जब कोई अन्य आवेश आएगा जी तभी आप पढ़े कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यानी इस आवेश पर कोई ना कोई बल लगेगा, चाहे वो बल आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो। तो इस बल और इस आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाया जाता है? ई से। किससे दर्शाया जाता है? ई से। और ई बराबर क्या होता है बताइए? एफ बटा क्यू नॉट। धन परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट मान लिए धन परीक्षण आवेश में, मतलब कोई धनात्मक आवेश हो गया। धन परीक्षण आवेश का मतलब कोई ना कोई धनात्मक आवेश हो गया। तो ई बराबर क्या हो गया जी? एफ बटा क्यू नॉट। क्या हो जाएगा? ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। अब इसका मात्रक अगर आप देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए एफ क्या है? बल है। क्या है? बल। क्यू क्या है? आवेश। दो मात्रक तो यहाँ से आपको ऑलरेडी क्लियर होगा पहले कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है। अब देखिए तो जब इसका मात्रक आपको निकालना होगा, इसका मात्रक हो जाएगा क्या जी? न्यूटन प्रति कूलम्ब। न्यूटन प्रति क्या आ जाएगा? कूलम्ब। यानी न्यूटन प्रति कूलम्ब को हम लोग संकेत में भी ऐसे लिख देते हैं, या ऐसे कम आपके एग्जाम में एनसी के पावर -1 ज्यादा देता है। ठीक है, क्योंकि नीचे अगर प्लस में तो ऊपर चला जाएगा तो घात उसका किस में चला जाएगा? माइनस में। अब रही बात इसकी बीमा की, तो अब बीमा पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका बीमा कैसे निकलेगा इस चीज पर आप फोकस कीजिएगा, ताकि अगर याद नहीं भी रहे तो आप निकाल सकते हैं। तो बीमा निकालने के लिए आपको मात्रक का जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए तो यहाँ न्यूटन है तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और बल का बीमा क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। mlt के पावर क्या होता है जी? -2। चलिए नीचे क्या है? आवेश। आवेश का क्या होता है बीमा? at। क्या होता है? at। नीचे क्या आ जाएगा? at। क्या हो जाएगा? at। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि m है, l t यहाँ माइनस में 2 है और यहाँ 1 है, तो ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -3। यानी mlt के पावर क्या होगा? -3 और a के पावर -1। ठीक है, यानी जो आपका बीमा है वो क्या हो जाएगा? mlt के पावर -3 a के पावर -1। तो यहाँ से आपको इसका मात्रक और बीमा को क्या करना है? याद रखना होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से तीव्रता जब भी परिभाषा पूछेगा तो उसके साथ ही आपको उसका मात्रक और बीमा भी पूछ देगा, क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन, जितना भी आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो सब 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस का सीरीज नहीं है, सिर्फ क्या है? 2 मार्क्स का है, जो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 में से कम आपको कितना बनाना होगा? 10 क्वेश्चन बनाना है। यानी टोटल आपका जो 35 नंबर का सब्जेक्टिव होने वाला है उसमें जो आपका 2-2 मार्क्स का होगा वो 20 क्वेश्चन रहेगा, 10 बनाना है यानी 20 नंबर का, और 6 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना है यानी 15 नंबर। कुल 35 नंबर का और 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है। यानी आज हम लोग लगभग जो ये सीरीज चला रहे हैं इसमें 2 क्लास में आपका फिक्स है कि जो 20 का 20 क्वेश्चन रहेगा वो 100% इसी में से रहेगा।
जिसमें से आपको मात्र 10 क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन इसी में से आने वाला है, क्योंकि एक भी कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको ये पूरा सीरीज दिया जाएगा, आप प्रीवियस ईयर्स का भी लेकर के मिला लेंगे, लगभग लगभग आपको पूरा क्वेश्चन उसमें मैच कर जाएगा। यानी लगभग आपका जो 20 क्वेश्चन पूछेगा, वो 20 इसमें से ही रहेगा, और 10 तो 100% है कि आप इसमें से बना लेंगे अगर इतना याद कर लेते। यानी आपका 20 में 20 नंबर पक्का है अगर पूरा तैयार कर लेते। हाँ, अगर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आप पहले से भी किसी क्वेश्चन का आंसर तैयार किए हुए, ठीक है, तो आप सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस कीजिएगा, आंसर अपना खुद से रख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा बाय मिस्टेक भी लगेंगे करने कि सर हमने तो ये याद किया है, आप ऐसे बता रहे हैं। सभी क्वेश्चंस का अगर मीनिंग आप देखेंगे तो वही है, बट लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। इसलिए आप जो याद किया, बस आपको क्वेश्चन मतलब हर हाल में कंप्लीट कर लेना है। ये क्वेश्चन है तो हमको इसका आंसर कंप्लीटली करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखिए विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण से भी आपका हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने के लिए मिला। जब भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप कोई बनाए होंगे तो वहाँ देखिएगा जरूर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, चाहे निरक्षीय स्थिति में तीव्रता या किसी भी स्थिति में तीव्रता, मैंने आपको यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के साथ इसको अटैच करके पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप जानेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या। देखो विद्युत द्विध्रुव का मतलब हो गया ना, जब कोई आवेश का निकाय एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होता है तो उस निकाय को क्या कहा जाता है जी, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई आवेश है, मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ मान लीजिए माइनस क्यू। दोनों प्लस क्यू हो सकता है, दोनों माइनस क्यू हो सकता है। ठीक है, तो जब ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होंगे, ठीक है, तो इस निकाय को ही क्या कहा जाता है जी, विद्युत द्विध्रुव। यानी जब दो आवेश, चाहे वो आवेश आपका समान हो और चाहे विपरीत आवेश हो, जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होंगे तो वही आवेश का निकाय क्या कहलाएगा जी, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। अब देखेंगे आप लोग द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब हो गया कि द्विध्रुव में से किसी एक आवेश, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं जी, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आवेश निकाय के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित किया जाता है, पी से। पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 12। पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 12। इसका मात्रक अगर आप देखिएगा तो मात्रक क्या हो जाएगा, बताइए इसका मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए क्यू आवेश है, आवेश का क्या होगा, न्यूटन, इंटू 12 क्या है, दूरी है। क्या है जी, दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। यहाँ देखिए आवेश का न्यूटन नहीं होगा जी, क्या होगा, कुलाम होगा। क्या होगा, कुलाम होगा। कुलाम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, कुलाम इंटू मीटर। ठीक है, क्या होगा, कुलाम इंटू मीटर। अब आपको देखना होगा इसका बीमा। तो बीमा क्या होगा, देखिए पहले इसको लिख दीजिए और उसके बाद सजाते हैं। कुलाम मतलब आवेश, आवेश का क्या होता है, एटी। क्या होता है, एटी। उसके बाद आप देखिएगा मीटर, यानी दूरी है, तो दूरी का क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। यानी आप इसको लिख सकते हैं एल टी ए। क्या लिख सकते हैं, एल टी। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ना लिख देगा, जानते हैं क्या, एम के पावर 0 एल टी ए। एम के पावर 0 का मतलब हो गया कि यहाँ आपका जो द्रव्यमान है वो शून्य है। क्या है जी, द्रव्यमान शून्य है, यानी एम के पावर 0 है।
तो आप समझ लेंगे कि वहाँ पर एम बीमाहीन है। क्या है? बीमाहीन है, नहीं उसका कोई बीमा नहीं है। तो आपको इसका भी परिभाषा, ठीक है, मात्रक और बीमा तीनों याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध स्थापित करें। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव भी एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेट करते हैं और उन्हीं के बीच का संबंध देखना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये एक मान के चलिए आपका द्विध्रुव हो गया, जो मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक क्या है जी, बी है। तो कह रहा है कि देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध, यानी माना कि ए तथा बी दो बिंदु अत्यल्प दूरी डेल्टा आर से अलग है। मतलब ए और बी जो स्थित है वो बहुत कम दूरी पर स्थित है जी। अत्यल्प का मतलब क्या हो गया? बहुत ही कम दूरी पर स्थित है, ठीक है। जिनके बीच विभवांतर ए भी, मतलब बिंदु ए है तो उस पर विभव क्या हो गया? ए भी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई। आवेश क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या है? डेल्टा डब्ल्यू है। अब मान के चलिए अगर कोई भी आवेश है, ठीक है, कोई भी आवेश है तो उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कुछ ना कुछ किया गया कार्य होता है। तो कार्य यहाँ पर क्या माना गया? डेल्टा डब्ल्यू। तो नियम से क्या हो जाएगा जी? V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है। V बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटा क्यू। तो यहाँ पर जो विभव है वो भी आपका न्यूनतम है, कार्य भी न्यूनतम है, इसलिए क्योंकि दोनों बिंदु एक दूसरे से क्या है? न्यूनतम दूरी पर। और ये जो डेल्टा लगाया जाता है वो न्यूनतम के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है जी? न्यूनतम और अल्पतम के लिए लगाया जाता है। तो डेल्टा V बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू बटा, और आप पढ़े होगे कार्य, यानी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। क्या होता है? एफ इंटू, जहाँ एफ क्या हो गया? बल, और एस क्या हो गया? दूरी। तो अब देखिए यहाँ तो बल एफ है, लेकिन उनका दूरी क्या था जी दोनों बिंदु के? डेल्टा आर। पहले ही आपको कह दिया गया दोनों बिंदु डेल्टा आर दूरी पर क्या है? स्थित है। और जो आपका आवेश है वो क्या है? क्यू नॉट। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर बट्टा क्यू बराबर क्या हो गया? माइनस डेल्टा ई आर। क्योंकि देखिए आपको एक चीज यहाँ पर देखना होगा कि जो एफ होता है, अभी आप लोग पढ़े थे बाबू, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर ये कैसे आया। आप अभी पढ़े कि एफ बराबर ई बटा क्या होता है? क्यू नॉट। पढ़े थे ना जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में? क्या पढ़े थे? ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। तो जब आप क्रॉस गुणा कीजिएगा तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? ई क्यू नॉट। क्या हो जाएगा? ई क्यू नॉट। तो यहाँ जो आपका एफ था उस एफ के जगह पर क्या लिख दिया गया? ई क्यू नॉट। और यहाँ मान लीजिए डेल्टा आर बटा क्या था? ठीक है, आपका क्यू नॉट। क्या जी? क्यू नॉट। अब देखिए अब माइनस क्यों आया है? क्योंकि जो आपका आवेश है यहाँ पर वो कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। अब देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया? कट गया। आपके पास बचा क्या? माइनस ई डेल्टा आर। यानी जो विभव और तीव्रता में संबंध है वो डेल्टा V बराबर माइनस ई डेल्टा आर। यानी मुख्य रूप से आपका निकलेगा बाबू ई बराबर माइनस डेल्टा V बट्टा डेल्टा आर। इसी को हम लोग विभव प्रवणता भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विभव प्रवणता भी कहते हैं। ई बराबर माइनस डेल्टा V बट्टा डेल्टा आर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ऑलरेडी आपको वो चीज दर्शा दिया गया, ठीक है। ई बराबर क्या? माइनस डेल्टा V बट्टा डेल्टा आर। अब देखिए उसके बाद आप याद, आपसे पूछ सकता है बाबू कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो आपको याद रहना चाहिए, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा आर को ही क्या कहा जाता है जी? विभव प्रवणता कहा जाता है। अगर आपसे 2 नंबर में परिभाषा पूछता है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं तो आप इजिली लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा आर को ही क्या कहा जाता है? विभव प्रवणता। या आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध बताएं, तो आपको याद रहना चाहिए ई बराबर माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा आर। एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, कहीं कहीं डेल्टा आर के जगह पर ना डेल्टा एक्स भी दे देता है।
तो आप ये ध्यान देंगे कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी अगर r लिया गया है तो r होगा, अगर x लिया गया है तो x होगा। ठीक है, दूरी कुछ भी हो सकता है, ये सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि r ही होगा कि x होगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब दोनों बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वही नीचे रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय बल रेखाएं क्या है, इसके मुख्य गुण क्या है। मतलब विद्युत बल रेखाओं को आपको बताना है और उसके गुण को भी बताना है। देखिए, विद्युत क्षेत्र में जो भी बल रेखाएं उत्पन्न होती है उसी को विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। जैसे मान के चलिए कहीं भी अगर आप देखे होंगे कि लाइट यानी धारा का प्रवाह हो रहा है तो उसका अपना कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है, जहाँ तक वो अपने प्रभाव को क्या करता है जी, दर्शाता है। तो उस क्षेत्र में कुछ बल रेखाएं निकली रहती है जो प्रभाव को डालती है, वही रेखाएं क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं। और जब वो चुंबक के द्वारा निकलता है तो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। बस दोनों में फर्क क्या है, एक चुंबक के द्वारा उत्पन्न होता है और एक विद्युत के द्वारा उत्पन्न होता है। तो विद्युत के द्वारा हुआ तो विद्युत बल रेखा, चुंबक के द्वारा हुआ तो चुंबकीय बल रेखा। देखिए कह रहा है कि किसी क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पथ पर कोई स्वतंत्र एकांक धनावेश क्या करता है, बंद करता है, तो वो विद्युत बल रेखा का गुण होता है। मतलब आपका क्या करता है, माने एक बंद वक्र ही बनाता है। ये भी जो विद्युत है वह एक प्रकार की रेखाओं को क्या करता है जी, उत्पन्न करता है, और वही रेखा क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। अब गुण क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा का गुण लगभग थोड़ा समान होता है। तो कह रहा है देखिए, विद्युतीय बल रेखा है प्लस भी आवेश से निकलती है तथा माइनस भी आवेश। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस भी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है बताइए, विद्युत ऊर्जा का, किसका जे। दूसरा आपका कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यानी जो विद्युत बल रेखा होती है वो हमेशा किस दिशा में रहती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी विद्युत क्षेत्र का दिशा कौन सा हुआ, जिस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है। अब मान के चलिए यहाँ पर अगर इस दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका प्रभाव इधर थोड़ी रहेगा, जिधर धारा का प्रवाह है उधर ही होगा। जैसे आप देखे होंगे कि हम लोग क्या, जो बड़ी बड़ी लाइट वाला टावरें लगी है, तो अक्सर देखिएगा कि उसका जो प्रभाव रहता है ना, वो नीचे की तरफ ज़्यादा रहता है, ऊपर की तरफ कम। यानी ऊपर की वस्तुओं को कम आकर्षित करता है, लेकिन नीचे की वस्तुओं को क्या करता है जी, ज़्यादा आकर्षित करता है। रीज़न क्या है, क्योंकि पृथ्वी से उसका अर्थिंग क्या होता है, जुड़ा रहता है। और आपको पता है कि जब तक अर्थिंग नहीं जुड़ा रहेगा तब तक वह धारा सही से कार्य नहीं करेगा। बिना अर्थिंग का धारा का प्रवाह ही सही या सुचारू रूप से नहीं हो सकता। और कह रहा देखिए, दो विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, ये याद रखिएगा, दो विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट उसका गुण है, यहाँ से आपका 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ देता है क्यों। ठीक है, तो क्योंकि ये एक ही बिंदु से निकलते हैं और एक दूसरे के क्या होती है, वो समांतर होती है। और एक बिंदु पर कभी दो स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती, एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। लोग को नींद आ रहा है जी। अगला कर, मुक्त अवस्था की विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुक्त अवस्था की विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता को किससे दर्शाया जाता है जी, अपसाइनल नॉट से। किससे दर्शाया जाता है, तो अपसाइनल नॉट का एसआई मात्रा क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युतशीलता का बीमा क्या होगा, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। अब देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसी से रिलेट करके आपको देता है 1/4
4πε नॉट का मान और मात्रक। अब कोई ये बताएगा 1/4πε नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी बताए? 1/4πε नॉट को क्या बोला जाता है? अच्छा, ये वैल्यू किसका होता है? के का। किसका वैल्यू होता है? के का। और यह एक प्रकार का विद्युतीय नियतांक है। क्या है जी? और इसका जो मान होता है वह कितना होता है? 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखिएगा, एकदम इसके ऑपोजिट, यानी m l के पावर 3 t के पावर -4 और a के पावर -2। यानी ये और ये एक दूसरे के क्या होता है जी? विपरीत होता है। मात्रक और बीमा दोनों क्या होगा? विपरीत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया गया था, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ये क्वेश्चन कराया गया था कि किसी गौसीय पृष्ठ में -q +2q तथा -q आवेश है, पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करें। तो वहाँ ऑब्जेक्टिव में था और यहाँ आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट आंसर याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, और सॉल्यूशन पता रहेगा तो 2 नंबर में। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर q/ε नॉट, गॉस के प्रमेय से। तो यहाँ कुल आवेश देखिएगा, तो यहाँ देखिए -q +2q और -q, यानी कुल आवेश यहाँ पर क्या आ जा रहा है जी? 0। और जब आवेश 0 है, फिक्स है कि विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? 0, क्योंकि q के जगह पर हम 0 रखेंगे बटा ε नॉट का मान, तो फाई का मान क्या आ जाएगा? तो याद आपको रहना होगा कि शून्य है और 2 मार्क्स से पूछेगा। प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि चित्र में दर्शाया गया वक्र स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित करता है या नहीं। मतलब आपको एक फिगर दिया हुआ है, आपको पता करना है कि ये जो फिगर है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को मतलब दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। अगर नहीं दर्शा रहा होगा तो भी बताना है, और दर्शा रहा होगा तो भी बताना है। तो देखिए यह विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं को क्या कर रहा है जी? बताइए। दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है जी? ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या कर रहा है जी? दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत विभव और तीव्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो विद्युत विभव क्या होता है कि अनंत से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत विभव। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर अगर कोई धन आवेश है, चाहे कोई भी आवेश है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र है। अब इस आवेश को मान के चलिए यहाँ बिंदु P तक लाने में जितना कार्य किया गया होगा, वही कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत विभव। और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है जी? वोल्ट। V बराबर क्या होता है? W/Q। तो SI मात्रक वोल्ट, और मात्रक क्या हो जाएगा? बताइए। जूल प्रति कूलम। क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम। लेकिन आपको यहाँ मुख्य रूप से अंतर देखना है। तो कह रहा देखिए पहले कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव कार्य है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। यानी अगर हम बात करें तो एक चीज ये बोल सकते हैं कि जो विद्युत विभव होता है वह एक प्रकार का कार्य का दूसरा रूप है। वो कार्य ही है, वह कार्य ही उस बिंदु पर क्या कहला रहा है जी? विद्युत विभव। मान के चलिए यहाँ पर अगर कोई आवेश है, अब यहाँ से इस आवेश को जब दूसरे जगह लेके जाइएगा तो कोई ना कोई कार्य करना पड़ा। तो जिस बिंदु पर आप लेके जा रहे हैं वहां तक ले जाने में जितना भी कार्य किया गया होगा उस जगह पर वह क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। जबकि विद्युत क्षेत्र क्या है?
विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता वह बल है जो उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगता है। यानी एकांक धनावेश पर जो बल लगता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। उसके बाद कह रहे देखिए, यह एक अदिश राशि है और यह एक क्या है बाबू, सदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का आरेख समाकलन विभव के क्या होता है जी, बराबर होती है, अर्थात v बराबर माइनस ई डी एक्स। जबकि यहाँ कह रहा है किसी बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता विद्युत तीव्रता के बराबर, यानी अभी आप लोग सिद्ध किए थे ई बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स। तो डी कहा जाए चाहे डेल्टा कहा जाए, बात एक ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। तो विद्युतीय फ्लक्स में विद्युत का प्रभाव रहता है और चुंबकीय फ्लक्स में चुंबक का। क्या कह रहा है देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी क्या कह रहा है कि किसी भी मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत, जैसे पृष्ठ से लंबवत का मतलब है कि मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इस पर जो भी ठीक है विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, तो जब वो लंबवत होगा तो उसकी संपूर्ण संख्या जब एक पृष्ठ से जुड़ जाएगा तो वही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब देखिए कह रहा है कि माना कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ एस से के छोटे भाग से, ठीक है, जो मतलब क्षेत्रफल क्या है, सदिश विद्युत की दिशा से थीटा कोण बनाता है, तो इस छोटे से भाग से संबंधित फ्लक्स डी फाई बराबर क्या होता है, ई कॉस थीटा। तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा बताइए, जब ये हटता है तो माइनस ई कॉस थीटा वेक्टर रहेगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का आ जाएगा जी, फाई बराबर वेक्टर ई वेक्टर डी एस, क्या वेक्टर ई डी एस। और जब वेक्टर हटता है तो आपको दिशा को निरूपित करता है। और आपको पता होगा कि किसी भी मतलब जो भी आपको बल रेखाएं दी रहेंगी, अगर क्षैतिज में बात करेंगे तो कॉस थीटा और लंबवत में बात करेंगे तो साइन थीटा। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए अगला हम लोग देखते हैं विद्युत विभवांतर तथा विद्युत विभव क्या है। देखिए यानी विभवांतर और विभव को समझना है। तो सबसे पहले आप लोग विभव को जाने, जो अभी बताए कि अनंत से प्रति एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है जी, विद्युत विभव। और विद्युत विभव को किससे दर्शाया जाता है, V से। और V बराबर क्या होता है, W बटा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। SI मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट। लेकिन इसका बीमा क्या होगा बताइए, विभव का बीमा क्या हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बीमारी ये है कि आप बीमा याद कीजिएगा कितना, तो कम से कम आपको निकालना पता होना चाहिए। तो देखिए अगर हम मान लीजिए विभव का बीमा निकाल रहे हैं, विभव का अगर हम बीमा निकाल रहे हैं जी, तो क्या हो जाएगा, आपको दो चीज का बीमा पता होना चाहिए, W का बीमा और Q का बीमा। अब कार्य का भी बीमा अगर आपको याद नहीं होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, W बराबर होता है F इंटू एस की बीमा। आपको इन दोनों का बीमा जानना होगा और नीचे मान लीजिए Q का बीमा तो रहेगा ही। अब F क्या हो गया,
बल, एस क्या हो गया दूरी, और क्यू क्या हो गया जी आवेश। तो बल का बीमा क्या होता है एम एल टी के पावर -2, एस क्या है दूरी, उसका बीमा क्या होगा एल, क्यू क्या है आवेश, आवेश का क्या होता है ए टी। अब देखिए आपका क्या मिल जाएगा एम एल कितना हो गया एक और एक दो, टी कितना हो गया दो और एक तीन, और एक के पावर -1, यानी विद्युत विभव का बीमा क्या हो गया एम एल के पावर 2, टी के पावर -3 और ए के पावर -1। अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि लास्ट में हम पूछेंगे भी। हाँ ये ध्यान रखिएगा लोग, क्योंकि हम सबका दिमाग देख रहे हैं। ठीक है, सबका दिमाग हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ है कितना है। सोच लेना लोग, सोच करने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब देखते हैं जी विभवांतर। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहा जाता है जी विभवांतर। जैसे मान के चलिए यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु क्या है बी है, तो इसका मान लीजिए विभव क्या होगा वी ए और इसका विभव क्या होगा वी बी। तो इनके बीच का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा विभवांतर, अर्थात वी ए बी बराबर वी बी माइनस क्या जी वी ए। जैसे मान लीजिए अगर ए पर विभव 100 वोल्ट हो और बी पर 120 वोल्ट हो, तो इसका विभवांतर कितना वोल्ट होगा 20 वोल्ट, यानी दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर कितना वोल्ट का है 20 वोल्ट का। तो विभवांतर कितना कहलाएगा। देखिए यहाँ से आपको एक चीज और पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाबू, एक वोल्ट, एक वोल्ट किससे कहते हैं। ठीक है, एक वोल्ट किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे कि जब एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। यानी आवेश का भी मात्रा कितना होना चाहिए 1 कूलाम, और कार्य भी कितना होना चाहिए 1 जूल, तब उस बिंदु पर जाकर के विभव क्या कहलाएगा 1 वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी 1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है संधारित्र क्या है, इसकी धारिता से आप क्या समझते हैं। संधारित्र क्या है, इसकी धारिता से आप क्या समझते हैं। देखिए कह रहा है संधारित्र यह वैसी व्यवस्था है जिसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है, जिससे उसके आकार या क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यदि मान के चलिए कोई वस्तु है, ठीक है जी, तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, माने वो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि उसकी धारिता यानी उसकी जो धारण करने की क्षमता है वह बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। जैसे आप बैग देखे होंगे, बैग का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आप देखे होंगे कि जब उसमें कागज भरा जाता है तो कागज भर करके उसके आयतन को क्या कर दिया जाता है जी उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है। फिर कागज निकला जाएगा तो उसकी धारिता क्या आ जाती है कम हो जाती है, लेकिन उसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। देखिए धारिता कर किसी चालक की धारिता आवेश का वह परिणाम है जो उसके विभव को इकाई से बढ़ा देता है, अथवा किसी चालक की धारिता आवेश तथा विभवांतर का अनुपात होता है। यानी C बराबर क्या होता है Q बटा V। C बराबर क्या होता है जी Q बटा V, जहाँ C क्या है धारिता, Q आवेश और V क्या है विभव। यानी धारिता बराबर आवेश बटा क्या आ जाएगा विभवांतर। कह रहा जब किसी चालक में आवेश दिया जाता है तो उसका विभव उसमें दिए गए आवेश के परिमाण के समानुपाती बढ़ जाता है। यानी देखिए अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, C बराबर Q बटा V का मतलब है C जो है वह Q के समानुपाती है, लेकिन विभवांतर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। मतलब आवेश अगर बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा, आवेश कम होगा तो धारिता भी, लेकिन अगर विभव बढ़ेगा तो धारिता कम होगा, विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा जी घटेगा। अब देखिए कह रहा है कि सी चालक का स्थिरांक है जो आकार
रूप तथा घिरे हुए माध्यम पर निर्भर करता है तथा चालक की धारिता कहलाता है। सी ही क्या कहलाता है? वो चालक की धारिता। सी बराबर क्यू बटा भी। अब याद रखिएगा कि धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है जी। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। अब 1 फैराड बराबर क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट। क्योंकि यहाँ से आप इसका मात्रक निकाल सकते। देखिए सी बराबर क्यू बटा भी दिया है ना, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो कूलाम प्रति जो वोल्ट है वही क्या कहलाता है जी? विद्युत धारिता। अगर आपको परिभाषा नहीं याद है तो आप आसानी से कह सकते हो कि आवेश और विभवांतर के अनुपात को क्या कहा जाता है जी? विद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश और विभवांतर के अनुपात को क्या कहा जाएगा? विद्युत धारिता या धारिता कहते हैं। अब देखिए धारिता का बीमा दिया हुआ है m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर क्या जी? 2। आप निकाल भी सकते हैं क्योंकि आपको आवेश का पता है और विभवांतर का भी आप निकाले थे। दोनों का अनुपात ले लेंगे तो आपका धारिता का भी क्या निकल जाएगा? बीमा। देखिए अक्सर याद करने से ज़्यादा आप फॉर्मूला को याद रखें और आसानी से आप निकाल सकते हैं और गलत नहीं होगा। ऐसे याद करने में कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा मिस्टेक भी आपसे हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रमाणित करें कि एक विलगित गोलाकार चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि माना कि आर त्रिज्या का एक विलगित गोलाकार चालक प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है। मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, और इस पर समान रूप से आवेश क्या है जी? वितरित है। समान रूप से आवेश क्या है? वितरित है। और प्लस क्यू आवेश वितरित है तो उसकी सतह पर विद्युत विभव है। अतः विलगित गोलाकार चालक की धारिता। देखिए सबसे पहले विलगित गोलाकार चालक की अगर धारिता की बात करें तो सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा भी। अब देखिए तो आपका जो आवेश है क्यू ऐसे ही रहेगा और आप बिंदु आवेश के लिए विभव पड़े भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर। अगर तीव्रता रहता तो क्या हो जाता जी? आर स्क्वायर हो जाता। अब जब इसको पलटी आप करोगे तो क्या हो जाएगा? ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और क्यू से क्यू कट गया, यानी क्या बचा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या बचेगा जी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप देखिएगा कि अगर मान के चलिए आपके पास लिखा गया है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि पलटी करेंगे तो फिर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और इसका मान होता है क्या जी? 9 गुणे 10 के पावर 9। ठीक है, 9 गुणे 10 के पावर 9। तो जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जब हो गया तो इससे क्या प्रमाणित हो रहा है बताइए? अब आप देखे होंगे कि यहाँ पे आ गया आपका C बराबर, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए C बराबर R बट्टा 9 गुणे 10 के पावर 9। तो अब देखिए C बराबर क्या है? R। C बराबर R है, इसका मतलब क्या हो गया कि C समानुपाती है किसके जी? R के, यानी त्रिज्या की। यानी गोला का त्रिज्या जितना ही बढ़ेगा उसकी धारिता उतना ही क्या होगी जी? अगर इस गोला का आकार छोटा होगा तो धारिता भी कम होगा और गोला का आकार बढ़ेगा तो उसका धारिता भी बढ़ेगा। यही आपको क्या करना था? प्रमाणित करना था। क्योंकि आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे कि किसी गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो सी बराबर क्या होता है जी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। क्या होता है? सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन। अब देखिएगा दो चीज पूछता है, एक गोलीय चालक की धारिता और एक गोलीय चालक की संधारित्र की धारिता। धारिता अलग हो गया और संधारित्र की धारिता अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है, परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं अथवा संधारित्र में परावैद्युत का क्या कार्य? ठीक है, परावैद्युत का मतलब हो गया कुछ ऐसा माध्यम, जैसे आप बर्तन वर्तन देखे होंगे, जो डब्बा का बर्तन आता है उसमें कागज को या भूसा वाला कुछ भाग होता है कागज का, वो ज़्यादा भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का, अब जैसे मान के चलिए अगर कोई चीज़ कम मात्रा में है
तो उसको नियंत्रित करने के लिए उसमें क्या किया जाता है? अच्छा, आप कभी ये सोचे होंगे कि जो बर्तन-वर्तन आता है उसमें कागज़ इत्यादि क्यों उतना भरा जाता है? ताकि बर्तनों के बीच आपस में घर्षण ना हो, ठीक है? तो वो भी पारावैद्युत माध्यम का ही कार्य करता है जितने कागज़ होते हैं, ठीक है? देखिए, पारावैद्युत पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ पारावैद्युत कहलाते हैं जिन्हें संधारित्र की प्लेटों के बीच रखने पर उन प्लेटों के बीच विभवांतर का मान कम होता है, अर्थात उसकी धारिता क्या होती है जी? बढ़ जाती है। जब विभवांतर कम होगा तो धारिता बढ़ जाए, क्योंकि आपको पहले ही बताए थे सी समानुपाती 1/v, सी समानुपाती 1/v, यानी विभवांतर बढ़ेगा तो धारिता कम होगा, विभवांतर कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगा। यानी पारावैद्युत पदार्थ विद्युत रोधी होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे कांच, अभ्रक, पैराफिन, मोम, तेल आदि। ये सब किसका काम करता है जी? परावैद्युत माध्यम का कार्य करते हैं। किसका? परावैद्युत माध्यम का। अच्छा, एक चीज आप बताइएगा कि धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है? याद रखिएगा, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है मुक्त आकाश में वो क्या होता है? अनंत होता है जी। अच्छा, किसी भी पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है वह एक से अधिक होता है कि एक से कम होता है? एक से अधिक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संगत समविभव पृष्ठों को लिखे। एक एक चीज आपको बताना। देखिए, अगर मान के चलिए आपको कोई अक्ष दिया, थ्री प्लेन, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, जेड हो गया, एक्स हो गया, और ये क्या हो गया? वाई हो गया। तो आपसे पूछा गया है जेड दिशा में अचर वैद्युत। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जेड का पूछ रहा है तो जेड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? जेड का पूछ रहा है तो जेड बिल्कुल नहीं, तो वो किस तल के समांतर हो जाएगा जी? एक्स वाई तल के समांतर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ एक्स दिशा में पूछता तो जेड वाई हो जाता, अगर आपसे वाई में पूछता तो जेड एक्स हो जाता। यानी जिस दिशा में पूछा जाएगा उसका मान नहीं होता है, हमेशा उसके विपरीत वाले के क्या होता है जी? समांतर होता है। अगला पूछा आपसे कि एक क्षेत्र जो समान रूप से बढ़ता है परंतु एक ही दिशा, मान लीजिए जेड दिशा में रहता है, तो क्या होगा? देखिए, तो समविभव तल एक्स वाई तल के क्या होती है? समांतर होगी, ये फिक्स है। किंतु ये एक दूसरे के समीप होते हैं जब क्षेत्र बढ़ता है। मतलब जब क्षेत्र बढ़ेगा तो वो एक दूसरे के क्या होंगे जी? समीप होंगे। क्या होंगे? समीप। क्योंकि अभी आपको पता है कि जब धारिता बढ़ेगा तो सीधी सी बात है विभवांतर क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा जी? कम होते जाएगा। मूल बिंदु पर कोई एकल धनावेश, बताइए, तो कह रहा है कि अगर सकेंद्रीय गोला, सकेंद्री का मतलब हो कोई गोला एक साथ हो, जैसे सकेंद्री का मतलब हो गया ना, केंद्र एक ही हो और उस केंद्र के इर्द गिर्द बहुत से गोला हो, तो उसको क्या बोला जाता है? सकेंद्री। मतलब कई गोलाओं को मिला करके उसका केंद्र एक ही होता है, ठीक? तो सकेंद्रीय गोले का केंद्र मूल बिंदु पर है, ठीक है? जो मान के चलिए अब ये अक्ष हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। क्या कहलाएगा जी? अब ये मान के चलिए जितने गोले होंगे ये सब कौन से गोले कहलाएंगे? सकेंद्रीय कहलाएंगे। मतलब सबका केंद्र क्या है? समान है। अगला कह रहा है कि एक समतल में समान दूरी पर समांतर लंबे आवेशित तारों से बने एक समान जाल है। क्या होगा? देखिए, कह रहा है कि ग्रिड के अति समीप विद्युत क्षेत्र असमान होने से समविभवी सतह बदलते हुए आकृति का होता है। ग्रिड का मतलब जो भी लाइनें खींची हुई रहती है, जो उसके समीप होता है, वहाँ की बात की जा रही है। तो ग्रिड से बहुत दूर विद्युत क्षेत्र समरूप और तल के क्या होते हैं जी? समांतर होता है। मतलब उससे कुछ दूरी पर जाइएगा तो विद्युत तल क्या होगा? समान भी होगा, और जो वहाँ की रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के क्या होगी? समांतर। अतः समविभव तल ग्रिड के तल के समांतर होती है। तो जो समविभव तल होगा, आप देखिए समविभव तल का मतलब बाबू जिस तल पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, उस तल को ही क्या कहा जाता है जी? समविभवी तल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए समविभवी तल से आप क्या समझते हैं अभी बता।
तो ऐसा तल जिस पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे क्या कहा जाता है जी, सम विभवी तल कहा जाता है। अगला है धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कर देगी। तो कह रहा है कि किसी चालक तार के प्रति इकाई अनुप्रस्थ, ठीक है, प्रति इकाई मतलब एक, प्रति का मतलब ही होता है क्या जी, एक, ठीक है। अनुप्रस्थ का मतलब जो उसका क्षेत्रफल है, परिच्छेद के क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारा, ठीक है, चालक का धारा घनत्व कहलाता है। यानी जब किसी चालक तार से प्रति इकाई क्षेत्रफल से जो धारा गुजरता है वही क्या कहलाता है जी, चालक का धारा घनत्व। धारा घनत्व को किससे सूचित किया जाता है, जे से। जे बराबर क्या होगा, आई बटा ए, ठीक है। अब देखिए इसका मात्रा क्या होगा, वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि धारा है तो धारा का एम्पियर, ए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इसका बीमा क्या होगा, देखिए अब बहुत जगह आई लिख देता है, बहुत जगह क्या लिख देता है, ए लिख देता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत जगह ए भी लिखता है, बहुत जगह आई, अधिकतर आपको ए ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि विद्युत धारा का जो बीमा होता है वह क्या होता है, ए। देखिए इसका ए हो जाएगा, और नीचे वाला क्षेत्रफल है तो एल के पावर 2, यही ऊपर जाता है तो हो जाता है ए एल के पावर क्या जी, -2। तो धारा घनत्व का बीमा क्या हो जाएगा। अब देखिए धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी, ये अनुगमन वेग है आपका, आई बराबर एन ई ए वी डी। अगला है प्रतिरोध पर तापक्रम का क्या प्रभाव होता है, प्रतिरोध तापक्रम गुणांक क्या है। देखिए सबको पता है जी कि प्रतिरोध पर ताप का बहुत प्रभाव पड़ता है, जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है जी, बढ़ता है। यानी जब चालक तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, चालक तार का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कह रहा है कि तापक्रम बढ़ने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि तापक्रम के बढ़ने से धातु के धनायनों का कंपन आयाम बढ़ जाता है और वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग को अधिक अवरुद्ध कर देता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, वो रोकता है। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का प्रवाह ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों के गमन से ही धारा का क्या होता है, प्रवाह। और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तभी आप पढ़ रहे हो कि वह उसके मार्ग को क्या करता है, अवरुद्ध करता है, रोकने का कार्य करता है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मार्ग ही धीमा हो जाएगा, धारा का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कह रहा है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। देखिए तो किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध है। यानी अगर किसी तार का विशेष भाग का अगर हम प्रतिरोध की लंबाई देखेंगे तो वही विशेष भाग का जो प्रतिरोध की लंबाई होता है वो क्या कहलाता है जी, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है, रो से, किससे, रो से। तो जब रो हो जाएगा तो आप लोग पढ़े होंगे कि आर बराबर रो इंटू एल बटा क्या होता है जी, ए। आर बराबर रो इंटू एल बटा, तो रो बराबर क्या होता है, आर ए बटा एल, जहाँ आर क्या है, प्रतिरोध, ए क्या है, क्षेत्रफल, एल क्या है, लंबाई। यहाँ से आप प्रतिरोधकता का मात्रक भी निकाल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी, ओम मीटर, क्या जी, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 और ए के पावर -2, ए के पावर माइनस। अच्छा आपको ये समझ में आया कि प्रतिरोधकता का मात्रक आखिर ओम मीटर ही क्यों आया, जैसे अभी जितना आपको मात्रक निकाल के बता रहे थे
उस आधार पर आपको समझ में आ रहा है वो मीटर। देखिए आर प्रतिरोध है तो इसका क्या होगा ओम। ये क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये लंबाई है, लंबाई का क्या होता है मीटर। मीटर से मीटर कट गया क्या हो जाएगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। अगला देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट विद्युतीय चालकता क्या है। देखिए अब यहाँ आपसे विशिष्ट विद्युतीय चालकता पूछा गया। देखिए कह रहा है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी पदार्थ का जो व्युत्क्रम होता है, किसका प्रतिरोध का व्युत्क्रम, या डायरेक्टली आप कह सकते हो कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं जी विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक है, इसको किससे दर्शाया जाता है सिग्मा से। किससे सिग्मा। अब देखिए इसका एसआई मात्रक महो प्रति मीटर। क्या जी महो प्रति, इसको क्या कहा और बोला जाता है साइमन प्रति मीटर भी कहा जाता है, साइमन प्रति मीटर भी कहा जाता है। अगला है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए तो सेल जो होता है ना, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का जो व्यंजक होता है आपको याद रखना होगा आर बराबर ई बटा वी माइनस वन इंटू क्या होता है आर। यानी देखिए सेल में जो धारा होता है वह क्या होता है आई बराबर ई बटा आर प्लस आर, जहाँ ई विद्युत वाहक बल है, आर बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या, और भी बराबर क्या होता है जी आई आर। ये किससे होता है ओम के नियम से। किससे ओम के नियम से। तो भी बराबर क्या हो जाएगा ई बटा आर प्लस आर इंटू आर। क्यों हुआ बताइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से जब आप आई निकालिएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा भी बटा आर। आई के जगह पर हम लोग क्या रख दिए भी बटा आर रखे थे, तो आर बटा में था तो इधर चला गया गुणा में। अब यहाँ से क्या किया गया देखिए, यहाँ से आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले इसको क्या कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा भी इंटू आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा अब ई आर। अब देखिए ये भी इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो आर प्लस आर बराबर ई बटा भी इंटू आर, और प्लस आर है तो उधर जाएगा तो ई बटा भी माइनस आर माइनस क्या जी आर, तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा आर कॉमन कर लीजिएगा ई बटा भी माइनस वन। यानी यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है जी आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि बाहरी प्रतिरोध क्या था आर और आंतरिक क्या था। अगर आपसे बाहरी प्रतिरोध पूछा रहता तो स्मॉल आर को उधर भेज देते और कैपिटल आर को पहले कर लेते। अच्छा यहाँ से कोई बताया तो अगर हमको बाहरी लेना होता सेल का बाहरी जो आपका प्रतिरोध का व्यंजक निकालना होता तो क्या होता, क्या आएगा बताइए आप लोग। देखिए अगर बाहरी निकालना रहता तो आर, इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो ई माइनस भी बटा भी होगा, तो भी बटा नीचे आ जाएगा ई माइनस क्या जी भी बराबर आर, यानी आर बराबर भी आर बटा ई माइनस भी। ये उसका बाहरी प्रतिरोध हो जाएगा। यानी बाहरी का मतलब कैपिटल आर और आंतरिक का मतलब स्मॉल आर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधों के समूहीकरण में समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देखिए सबसे पहले तो बता दें आपको कि प्रतिरोधों का विभिन्न प्रकार से जुड़ना ही क्या कहलाता है प्रतिरोधों का संयोजन या समूहीकरण। तो प्रतिरोध कितने प्रकार से जुड़ते हैं दो, एक श्रेणी और दूसरा समांतर क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, और समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं एक दूसरे के समांतर जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान प्रभावित होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है लेकिन धारा अलग अलग प्रभावित होता है जी। अब सबसे पहले अगर हम व्यंजक प्राप्त करेंगे तो किसका प्राप्त करेंगे श्रेणी क्रम का। देखिए मान लीजिए कुछ प्रतिरोध हो गया आपका, और ये प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं जी
श्रेणी क्रम में। किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। चलिए, तो ये मान लीजिए वो 3 प्रतिरोध हो गया आपका R1, R2 और R3। ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहचानने का एक और भी सिंपल तरीका रहो। अगर कोई भी प्रतिरोध आप जुड़ा हुआ है, अगर आपको पहचानना होगा कि वो श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में, तो उसके एक सिरा से धारा प्रवाहित कीजिएगा और देखिएगा कहीं धारा का दिशा 2 जगह तो नहीं बट रहा है ना। ठीक है, अगर 2 जगह बट गया तो समझ लीजिए कि जहाँ से बट रहा है वो समांतर क्रम हो गया। अगर नहीं बट रहा है तो समझिए कि श्रेणी क्रम है। जैसे यहाँ से अगर हम धारा लेके जाएंगे, इस रास्ते पर जब आप चलेंगे तो कहीं मुड़ाव नहीं है, एकदम सीधा है। भले स्टेप पार करना पड़ रहा है, लेकिन उसका बंटवारा कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं जी? तो जब इसका लैंग्वेज हम लिखेंगे तो लिखेंगे माना कि R1, R2 तथा R3 ओम के तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें जिसमें आई एम्पियर की धारा धारा प्रवाहित होती है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3। देखिए, क्रमशः इसलिए लगाना पड़ा ना, ताकि आप समझ लेंगे कि R1 में V1 है, R2 में V2 और R3 में V3। और क्रमशः नहीं लगाया जाएगा तो आपसे कोई भी लड़ सकता है कि R1 में जरूरी नहीं कि V1 ही है, V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है। लेकिन जब हमने क्रमशः लगा दिया है तो वो प्रमाणित हो चुका कि जो जैसे लाइन से आया है उसका विभवांतर भी वैसे ही लाइन से। ठीक है, तो अब देखिए, तो V1, V2 तथा V3 है। तो अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ आपका देखिए विभव अलग अलग है ना, तो आप लिख लीजिए कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा V3। V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस, यानी सब अगर मिला दे तो ये इस विभव का ही बराबर, क्योंकि यही विभव जा करके विभिन्न प्रतिरोधों में क्या हुआ है जी, बटा हुआ। अब आप लेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है जी, V बराबर आई आर। अब देखिए, तो जब V1 लेंगे तो I तो सब में समान है, लेकिन V1 किस में है? जब V2 लेंगे तो I तो सब में समान है, लेकिन R2 में। V3 लेंगे तो I R3। तो V1, V2, V3 का मान हम ला करके इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसमें रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो V के जगह पर हम रख देंगे IR, V1 के जगह पर IR1, IR2, IR3, I कॉमन कर लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस I से I कट जाएगा जी, R बराबर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मतलब
अगर आप बात करते हैं आप समतुल्य प्रतिरोध का, तो समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए आर बराबर क्या होगा, वो आर एस, आर बराबर आर एस, यानी तब आर एस बराबर क्या हो गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो तीन प्रतिरोध जुटे थे बाबू, तो तीन तक हो गया। लेकिन मान लीजिए यदि प्रतिरोध आपका एन हो, प्रतिरोध एन हो, तो क्या हो जाएगा, आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डैश डैश प्लस आर एन। मतलब जितना प्रतिरोध रहेगा उतना तक जाएगा। ये आपका हो गया क्या जी, श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक। अब बात करते हैं जी किसका, समांतर क्रम समूहन का। तो समांतर क्रम समूहन में जो प्रतिरोध होते हैं ना, एक दूसरे के समांतर यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते, और श्रेणी क्रम में एक ही लाइन में। फर्क क्या है देखिए, यहाँ पर धारा बट गया है तीन जगह, लेकिन विभव सब में समान है। विभव सब में क्या है जी, समान है। तो इसका जब लैंग्वेज आप लिखिएगा तो लिख सकते हैं, माना कि R1 R2 तथा R3 ओम के तीन प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, जिसमें क्रमशः I1 I2 I3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तथा इनके सिरों के बीच का विभवांतर तथा इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, भी है। सिरों के बीच का विभवांतर कहा जाएगा जी, भी। तो अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए वहाँ आपका विभवांतर अलग अलग था, तो विभवांतर को इकट्ठा किया गया था, और यहाँ धारा अलग अलग है, तो आपको धारा को इकट्ठा करना है। यानी आई बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण एक। फिर आप ओम के नियम का इस्तेमाल करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा जी, V बटा आर। अब बताइए, जब आई बराबर V बटा आर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2, I3 बराबर V बटा। अब क्या कीजिएगा, I1 I2 I3 और I का मान समीकरण एक में रख दीजिए। तो जब एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटा आर, V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3। V कॉमन कर लीजिए, एक बटा आर, एक बटा R1, एक बटा R2, R1 R2 R3। अब बताइए, चाहे 1 मिनट रुक जाइए, बराबर का चिन्ह छूटा है। आप V कॉमन कीजिएगा तो एक बटा आर बराबर एक बटा R1 प्लस एक बटा R2 प्लस एक बटा क्या जी, R3। यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भी से भी क्या आ जाएगा, कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, एक बटा आर बराबर एक बटा R1 प्लस एक बटा R2 प्लस एक बटा R3।
ये मान लीजिए 3 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए अगर मान के चलिए आपका समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी, आर बराबर आर पी, क्या आ जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर मान लीजिए प्रतिरोध N हो, प्रतिरोध क्या हो जी, N हो, तो क्या हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/, ये आपका हो जाएगा समांतर क्रम समूहन का व्यंजक। कभी कभी आपको दोनों मिला करके 5 नंबर में पूछ देगा, और 2 नंबर में पूछेगा तो कोई एक पूछेगा, या तो श्रेणी क्रम और नहीं तो समांतर क्रम। देखिए कह रहा है कि विद्युत कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति से आप क्या समझते। देखिए कार्य क्या होता है, आप पढ़े होंगे किसी भी वस्तु पर, ठीक है, जो बल लगता है, तो जब भी बल लगेगा तो उसके दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, यानी उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा। तो जो स्थिति में परिवर्तन हुआ रहता है वो और बल दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं जी, कार्य। यानी किसी वस्तु पर लगे बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है जी, कार्य। और कार्य को किससे सूचित किया जाता है, डब्लू से। डब्लू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। कार्य का मात्रक जूल, ठीक है, नहीं तो न्यूटन इंटू मीटर। और कार्य कर, जब भी मान के चलिए अगर हम कार्य करते हैं जी तो हमारे अंदर कोई ना कोई ऊर्जा ही उस कार्य को क्या करता है जी, प्रेरित करता है। तो वह ऊर्जा क्या कहलाएगा, बताइए। वह जो आपके अंदर ऊर्जा है उसी के द्वारा उस कार्य का क्या किया जाता है, संपादन। तो वो एक प्रकार की आपकी क्षमता कहलाएगी, क्या कहलाएगी, क्षमता। इसीलिए कहा जाता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है आपके अंदर, एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखिए शक्ति, तो शक्ति क्या होता है बताइए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं जी, शक्ति। यानी कार्य करने की क्षमता की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। मतलब जब आप कार्य करते होंगे तो उस कार्य में आपकी क्षमता तो है, लेकिन आपकी क्षमता है कि हम इसको 2 घंटा में कर सकते हैं, 10 मिनट में कर सकते हैं, 1 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके कार्य के साथ समय जुड़ जाता है, तो आपकी शक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, शक्ति यानी पावर। नहीं होता है कि मान के चलो हम 10 मिनट में इस कार्य को कर देंगे, तो आपके अंदर वो एनर्जी है, कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब मिलकर के आपकी शक्ति को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कि आपकी क्षमता क्या है जी, इस कार्य को इतना देर में करने की है। वही क्या कहलाता है आपका विद्युत शक्ति। कह रहे कि यदि विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड कार्य होता है तो परिपथ की शक्ति क्या कहलाती है, 1 वाट। मतलब अगर 1 सेकंड में कार्य 1 जूल होता है तो उस विद्युत परिपथ का शक्ति क्या कहलाएगा, 1 वाट। यानी विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है जी, वाट। अब देखिए शक्ति के बड़े मात्रक किलोवाट होते हैं, क्या होते हैं, किलोवाट। और आपको पता होगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। 1 HP बराबर क्या होता है जी, हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 746 वाट। ये आप याद रखोगे, 1 किलोवाट घंटा को 1 BOT भी कहा जाता है या 1 यूनिट भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों के घरों में जो बिजली की खपत होती है, 1 किलोवाट घंटे नहीं, 1 यूनिट की कीमत लगभग 3.5 रुपया है। आपका जनवरी से बढ़ने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी
जनवरी से बढ़ जाएगा। जैसे आपका जो क्वाइल है वो भी महंगा हो जाएगा, जो आपका बिजली का बिल है वो भी महंगा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑलरेडी आप देख रहे होंगे घरों में अब स्मार्ट मीटर लग रहा है, और वो स्मार्ट मीटर आपकी खपत को 100% है कि बढ़ा के रखेगा। पहले मान के चलिए, अगर लाइट का बिल कट जाता था, पैसा नहीं था, तो अगले मंथ में दिला जाता था, काम चल जाता था। लेकिन अब रिचार्ज कीजिए तो लाइट जलाइए, और नहीं उधारी बाकी वाला सिस्टम खत्म। चलिए बाबू, अगला देखिए, क्रिकहॉफ के नियम को लिखे तथा समझाए। देखिए, किरचाफ का जो नियम है वह दो होता है, एक संधि का नियम कहलाता है और एक बंद पास का नियम कहलाता है। तो पहला देखिए संधि का नियम, प्रथम नियम, किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युतीय परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे बिंदु नियम भी कहा जाता है। जैसे देखिए, बिंदु के तरफ आ रहा है I1, तो जो भी बिंदु के तरफ आएगा वो प्लस, और जो बिंदु से बाहर जाएगा वो, देखिए I1 आ रहा है तो I1 प्लस में। अच्छा, उसके बाद देखिए I2 भी आ रहा है, और बाकी तीन को बाहर निकल रहा है ना, तो माइनस क्या होगा, I3, I4, I5, और सब मिल के क्या हो जाएगा, 0। यही आपका किरचॉफ का पहला नियम था। ठीक है, अगला देखते हैं, जो लूप का नियम यानी बंद पास का नियम कह रहा हो कि किसी बंद परिपथ में लूप के विभिन्न भागों की धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप के यानी पास के विद्युत लूप के विद्युत वाहक बल के क्या होता है जी, बराबर होता है। यानी आप देखिए I1 R1, I2 R2, I3 R3 बराबर क्या ई क्या है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि जो विद्युत वाहक बल होता है उसमें प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या होता है जी, बराबर होता है। यानी कभी कभी आप देखे होंगे कि सिग्मा क्या होता है जी, ई बराबर सिग्मा आई आर, ई बराबर सिग्मा आई आर। सिग्मा का अर्थ हो गया कुल धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग। जैसे यहाँ मान लीजिए आया था, तो देखिए 2 प्लस में और 1 माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ जो R1 है, ठीक है, R3 है, और यहाँ R2 है। ठीक है, तो देखिए 2 आपका बिंदु के तरफ जा रहा है, I3, मान लीजिए I3 का दिशा अलग है, और R1 और R2 की दिशा क्या है जी, सेम है। देखिए यहाँ से R1 जा रहा है, और यहाँ क्या आ गया, आ गया। तो R1 में धारा क्या है, I1, और R2 में धारा क्या है, इसलिए देखिए दोनों को किस में लिया गया, प्लस में, और जो I3 का धारा है वो किस में लिया गया, माइनस में। ये संपूर्ण भाग उसके विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अति चालकता क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। देखिए अब अति चालकता का मतलब हो गया ना जहाँ प्रतिरोध अचानक कभी शून्य हो जाता है। अति चालकता में प्रतिरोध अचानक क्या होता है जी, शून्य। यानी क्या कर रहे, देखिए क्रांतिक ताप पर चालक का जो प्रतिरोध होता है वो समाप्त होना अति चालकता की घटना है। यानी प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा जी, अचानक। और जब प्रतिरोध का मान अचानक शून्य होगा तो परिपथ में धारा का मान अचानक क्या होता है जी, बढ़ जाता है। जब धारा का मान बढ़ेगा तो जो भी उपकरण या तो जल जाएगा और नहीं तो परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
विद्युत शक्ति को अधिक चालकता के तार से बिना ऊर्जा क्षय के अधिक दूरी तक संचारित किया जाता है। अति चालकता से बहुत तेजी से चलने वाला कंप्यूटर बनाया जा सकता है। ठीक है, अति चालकता से अब देखिए होगा अधिक से जितना बड़ा बड़ा उपकरण है उसमें धारा का खपत क्या होता है जी, ज्यादा होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती है? क्या दो समविभीत सतह काट सकती है? मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को तो नहीं काटती है, क्यों, ये बताना है। और उसके बाद पूछ रहा है क्या तब समविभीय पृष्ठ एक दूसरे को काट सकती है? देखिए, सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, क्योंकि यदि काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा आ जाएंगी? दो, जो कि ये संभव नहीं है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो। ठीक है, इसलिए वह एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है। अब कह रहा है कि दो समविभीय सतह एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि वहां भी विद्युत क्षेत्र ही क्या है, उपस्थित है। तो जब विद्युत क्षेत्र होगा तो वहां भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही होगा। बस फर्क क्या है समविभीय पृष्ठ की, यहाँ विभव का मान क्या है जी, एक समान है। क्या है? एक समान है। धारा की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं? देखिए, धारा की जो सुग्राह्यता है, ये कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर की धारा द्वारा 1 मीटर दूर स्थित स्केल पर उत्पन्न मिलीमीटर में जितना विक्षेप होता है उसे धारा की सुग्राह्यता कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, जब किसी दुकान में जाएंगे अगर कोई उपकरण बनवाने के लिए, तो वो लोग एक एमीटर रखा रहता है। उस एमीटर से विक्षेप को क्या करता है, लोग चेक करता है कि कौन सा पार्ट इसमें से खराब हो गया है और कौन सा भाग अच्छा है। तो जो विक्षेप उत्पन्न होता है वही विक्षेप क्या कहलाता है जी, सुग्राह्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? चलिए अगला है, गैल्वेनोमापी को वोल्ट मापी में कैसे बदला जा सकता है? ठीक है, जो गैल्वेनोमापी होता है, धारा मापी ही एक प्रकार का है, उसको हम वोल्ट मापी में कैसे बदल सकते हैं? तो कह रहा है कि गैल्वेनोमापी के श्रेणी क्रम में बाह्य रूप से उपयुक्त उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्ट मापी के रूप में व्यवहारित किया जाता है। यानी जो गैल्वेनोमापी है उसके श्रेणी क्रम में ही बाह्य रूप से माना साइड से अगर कोई प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो वह किसका कार्य करता है जी, वोल्ट मापी का। फिर एक मानक यंत्र से मिलाकर गैल्वेनोमापी के स्केल को वोल्ट में, ठीक है, अंशांकित कर लिया जाता है। अंशांकित का मतलब उसके मान को अंकित किया जा सकता है। एम्पियर का परिपथीय नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए, कह रहा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से गुजरने वाले धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के क्या होता है जी, बराबर होता है। देखिए, एम्पियर के ही नियम से पानी में तैरने का नियम भी मिलता है। पानी में जो तैरने की गति होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एम्पियर के परिपथीय नियम पर। किस पर जी? एम्पियर की परिपथीय नियम पर। अगला देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? देखिए, अब जैसे आप विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे बाबू, वैसे ही क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव भी है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि जब दो आवेश का निकाय, ठीक है, या जब दो आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होता है तो आपका विद्युत द्विध्रुव कहा रहा था। वैसे ही चुंबक में जब दो ध्रुव एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होगा, और आपको पता है कि चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव होते हैं? दो, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित, ठीक है, बराबर परिमाण क्या है, बराबर, और विपरीत ध्रुवों के संयोग को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। मतलब परिमाण तो दोनों का बराबर होगा, ठीक है, लेकिन प्रकृति क्या होगा, विपरीत। ठीक है, वहां भी आवेश क्या होता है जी, समान परिमाण का होता है, लेकिन विपरीत प्रकृति का, एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक। तो इसी निकाय को क्या कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव। देखिए, अगर आप विद्युत का सही से याद किया ना तो चुंबक वाला सब लगभग क्लियर हो जाए।
फर्क क्या है, जहाँ उसमें विद्युत धारा की बात है वहाँ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का बात होगा, चुंबक का बात होगा, क्योंकि वो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न हुआ है और ये चुंबक द्वारा उत्पन्न हुआ है। अगला देखिए, विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच दो अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो आपको पता है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व अधिक समय तक रहता है और विद्युत चुंबक में चुंबकत्व तभी तक रहता है जब तक उसमें धारा का प्रवाह होता है। देखिए, यह अस्थायी प्रकृति का होता है और यह अस्थायी प्रकृति का, मतलब ये कोई निश्चित नहीं होता है। अभी मान के चलो धारा है, ये काम कर रहा है, धारा खत्म, ये भी समाप्त, लेकिन इसका चुंबकत्व तो हमेशा क्या रहता है, अस्थायी। इसकी चुंबकीय दिशा परिवर्तित हो सकती है लेकिन इसकी चुंबकीय दिशा परिवर्तित नहीं हो सकती है। ये हमेशा उत्तरी से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है और इसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं है। अगर तार मान लीजिए इस दिशा में है तो प्रभाव इस दिशा में है, अगर तार इस दिशा में हो गया इसका प्रभाव इस दिशा में चला जाएगा। लेकिन आप चुंबक को ऐसे रखे, चाहे चुंबक को ऐसे रखे, हमेशा उसका प्रभाव किस दिशा में रहेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेगा। ठीक है, चुंबक, अच्छा कभी आप लोग सोचे हैं कि चुंबक जो होता है वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ही क्यों स्थित रहता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वह उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ही क्या है जी, आधारित। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह एक दूसरे को क्या करते हैं जी, आकर्षित करते हैं, जिसके चलते आप चुंबक को ले लीजिएगा, कितना उसको तेजी से घुमा के छोड़िएगा, आप लास्ट तक जब रुकेगा तो पाएंगे कि उत्तर और दक्षिण दिशा में ही चुंबक क्या है, ठहरा हुआ, वो कभी पूर्व पश्चिम दिशा में नहीं रुक सकता। ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख 3 गुणों को लिखिए। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न बल रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न बल रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा। अब इसकी गुण क्या, गुण पूछे या चाहे विशेषता पूछे, बात एक ही होता है। यानी इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती। मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उत्पन्न होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है जी, प्रदर्शित कर रहा है। और आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र का 2 ही दिशा होता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये सदैव बिंदु वक्र के रूप में होती है। किस रूप में आता है, बिंदु वक्र। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये ध्यान रखिएगा, चाहे विद्युत बल रेखा हो, चाहे चुंबकीय बल रेखा हो, चाहे समविभुज तल की रेखा हो, ये कभी एक दूसरे को कोई काटता नहीं है। अगला है, किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव तथा चुंबकीय तीव्रता को परिभाषित करें। ठीक है, दोनों में क्या संबंध है लिखे। तो चुंबकीय विभव और चुंबकीय तीव्रता, देखिए तो किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव को जान लीजिए, किसी बिंदु पर चुंबक की इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना किया गया कार्य होता है उस बिंदु पर क्या कहलाता है, चुंबकीय विभव। विभव हम लोग क्या पढ़े थे, आवेश को पढ़े थे, क्या पढ़े थे। और यहाँ किसको लाया जा रहा है, उत्तरी ध्रुव को, किसको जी, यानी उत्तरी ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर जितना भी कार्य किया गया रहता है वह कार्य क्या कहलाता है, चुंबकीय विभव कहलाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, बी से। इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल प्रति एम्पियर मीटर होगा, क्या होगा, जूल प्रति एम्पियर मीटर। अब कह रहा है किसी बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता, तो किसी बिंदु पर चुंबक की इकाई ध्रुव को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में जितना बल लगता है, वहाँ कार्य और यहाँ बल, ठीक है, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। जैसे देखिए, अगर जितना कार्य किया गया रहता है वह कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, और जितना बल लगता है वह बल उस बिंदु पर क्या कहलाता है जी, चुंबकीय तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय विभव में जो संबंध होता है, ई बराबर क्या होता है, सेम वही चीज, डीवी बटा डी एक्स, अच्छा डी आर। जो विद्युत का होता है वही इसका भी। चुंबकीय तीव्रता क्या होता है जी, ऋणात्मक चुंबकीय तीव्रता विभव होता है, हमेशा किसमें जाता है, ऋणात्मक, और यही विभव प्रवणता भी कहलाता है।
चाहे वह चुंबक का हो और चाहे विद्युत धारा का। अब देखिए चुंबकीय तीव्रता से आप क्या समझते हैं, अभी बता। यानी जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना बल लगता है, वह बल ही उस बिंदु पर क्या कहलाता है, चुंबकीय तीव्रता कहलाता है जी। चुंबकीय तीव्रता को किससे दर्शाया जाता है, आई से, आई बराबर एम बटा भी। मात्रा कभी पढ़े हो, एम्पियर प्रति मीटर। गुलाम देखियो को गलत। हाँ? चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, जैसे विद्युतशीलता पढ़े वैसे चुंबकीयशीलता। तो विद्युतशीलता को आप साइनल नॉट से दर्शाते हैं और चुंबकशीलता को म्यू नॉट से दर्शाते हैं। यानी किसी माध्यम में चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है जी, किसी भी माध्यम में चुंबकीय जो प्रेरण है, अब चुंबकीय प्रेरण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्रेरण किसे कहा जाता है, जैसे मान के चलिए एक कोई वस्तु यहाँ पर है और इसके सानिध्य में कोई दूसरा वस्तु रखे, इस वस्तु का प्रभाव अगर इस पर पड़ता है तो इसी को क्या कहा जाता है जी, प्रेरण। जैसे आप मान के चलिए गर्म पानी का कोई बर्तन ले लिए और किसी ठंडे पानी के सानिध्य में रख दिए, तो वो धीरे धीरे क्या होता है जी, ठंडा होते जाता है और उसके प्रभाव से दूसरी वस्तु क्या होती है, गर्म हो जाती है। यही घटना क्या कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। ठीक है, इसे म्यू द्वारा क्या किया जाता है जी, सूचित किया जाता है। यानी म्यू बराबर क्या होता है, बी बटा एच। बी क्या है, चुंबकीय तीव्रता, और एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो बी बराबर क्या आ जाता है, म्यू एच। और इस पर बहुत से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चुंबकीय प्रवृत्ति जान रहे, कह किसी माध्यम में चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। माने जो चुंबकीय तीव्रता है और चुंबकीय क्षेत्र, माने ये आपको दिखाई दे रहा है ना जी, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र, इसके अनुपात को क्या कहा जाता है आपको, पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। और इसको किससे दर्शाया जाता है, एक्स से। किससे दर्शाया जाता है, प्रवृत्ति का मतलब हो गया ना चुंबक के आंतरिक गुण। जैसे आपकी प्रवृत्ति क्या है, ये आप सबको पता होगा, क्योंकि वो आपके आंतरिक गुण है। ठीक है, और सबकी प्रवृत्तियां क्या है, अलग अलग। अगला कह रहा देखिए, चुंबकीय फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, जैसे अभी विद्युत फ्लक्स पढ़े थे वैसे ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। कह रहा हो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित तल से उसके लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बस फर्क क्या है, वहां विद्युत क्षेत्र था और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। वहां विद्युत बल रेखाएं लंबवत थी और यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी, लंबवत होगी। और जब लंबवत होगी तो उस पृष्ठ से संबंध जो होता है उसी को क्या कहा जाता है जी, चुंबकीय फ्लक्स। इसे भी किससे दर्शाया जाता है, फाई से। विद्युत फ्लक्स को भी फाई से और चुंबकीय फ्लक्स को भी फाई से। क्यूरी नियम क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति के पदार्थ के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, यानी के अनप्रोपोर्शनल क्या होता है बाबू, 1/T। यानी तापमान बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा, घटेगा। तापमान घटेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बढ़ेगा। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं जी, क्यूरी का। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है, पदार्थ के परम ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसी नियम को क्या कहा जाता है जी, क्यूरी का। अब कह रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए एक निश्चित ताप के ऊपर, जिसे क्यूरी बिंदु कहा जाता है, के का मान अचानक कम हो जाता है और पदार्थ लौह चुंबकीय से अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है।
यानी जब के का मान अचानक कम होगा, अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अचानक कम होगा, तो वह लौह चुंबकीय पदार्थ किससे बदल जाएगा जी? अनुचुंबकीय पदार्थ में। चलिए, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उन दो अभिलाक्षणिक गुणों का उल्लेख कीजिए जो इन दो प्रकार के पदार्थों के व्यवहार में दर्शाए। देखिए, सबसे पहले अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखिए, धनात्मक लेकिन बहुत छोटा होता है। जो अनुचुंबकीय होता है प्लस में तो होता है, लेकिन क्या होता है? छोटा। और प्रतिचुंबकीय ऋणात्मक होता है, लेकिन बहुत क्या होता है? छोटा। फर्क क्या है? ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। अब देखिए, धनात्मक बहुत छोटा, ऋणात्मक लेकिन बहुत छोटा, दोनों सेम चीज हो गया। गलत नहीं हुआ है, एक अंतर तो सही है, एक बड़ा होगा। अब देखिए, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखे। ठीक है, विद्युत चुंबक ये आपका केमिस्ट्री में भी पूछता है और फिजिक्स में भी पूछता है, फैराडे का नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन के कितना नियम पढ़ना है आपको? 2। लेकिन यहाँ पर कौ गो है? 3 गो। आपके मतलब खास करके क्लास में कितना पढ़ना है? 2। देखिए, पहला नियम कहता है कि किसी कुंडली या परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होता है तो कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कुंडली या परिपथ में उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है जी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी होता है वह उत्पन्न होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। दूसरा कह रहा है किसी कुंडली या परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली या परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यानी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसके क्या होता है जी? समानुपाती। यानी चुंबकीय फ्लक्स के दर के समानुपाती का मतलब कि अगर इसका परिवर्तन का दर बढ़ेगा तो विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेंज के नियम से आप क्या समझते? देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जी। लेंज का जो नियम है कह रहा, देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कहावत सुनो, जिस थाली में खाओगे उसी थाली में छेद करो, वही हाल इसका है। ये उसी कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा ये क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। ये हाल हो गया। बाप का विरोध कौन कर रहा है? बेटा। चाहे बेटा सिखाए बाप, बात एक ही है। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से क्या किए जाते हैं जी? ज्ञात किए जाते हैं। प्रत्यवर्ती धारा क्या है? इसके तात्कालिक मान को लेकर देखिए, मतलब वह धारा जो समयानुसार लगातार अपनी दिशा को क्या करती है जी? बदलते रहती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यवर्ती धारा। और जो लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहा जाता है? दिष्ट धारा। देखिए, आई नॉट बराबर क्या होता है बाबू? देखिए, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण होता है। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ आई नॉट क्या है? शिखर मान, आई क्या है? तत्कालिक मान, ओमेगा क्या है? आवृत्ति, टी क्या है? समय। ये देखिए, आपका जितना समय के लिए ऊपर रहेगा उतना ही समय के लिए कहाँ आएगा? और ऐसे ही हमेशा अपने दिशा को क्या करते रहती है जी? अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों होता है? यानी परत बाई परत क्यों बनाया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार होता है क्योंकि क्रोड में लौह क्षय होता है और भंवर धाराओं के प्रेरित होने से ट्रांसफार्मर के क्रोड में विद्युत शक्ति की हानि होती है जिससे लौह क्षय कहा जाता है। और क्रोड को परतदार होने से लौह क्षय का मान कम, ठीक है, कम हो जाता है, इसलिए क्रोड क्या किया जाता है जी? परतदार बनाया जाता है। अगला है, प्रेरणिक प्रतिघात किसे कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है या किसे कहते हैं? देखिए, तो कह रहा है किसी प्रेरक द्वारा, ठीक है, परिपथ में
प्रतिवर्ती धारा प्रवाह में प्रभावी, ठीक है, प्रतिरोध को प्रेरणिक या प्रेरक प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिवर्ती धारा के प्रवाह में जो प्रभावी प्रतिरोध होता है, यानी जिस प्रतिरोध पर प्रतिवर्ती धारा का क्या पड़ता है जी, प्रभाव पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रेरणिक या प्रेरक प्रतिघात कहा जाता है जी। ट्रांसफार्मर क्या है, परिणामन अनुपात से क्या तात्पर्य, देखिए तो आपको पता है कि बहुत बार देखिएगा क्वेश्चन पूछता है ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है, या विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसका काम मुख्य रूप से उच्च वोल्टता का है और इसका काम मुख्य रूप से उच्च धारा का है। देखिए ट्रांसफार्मर का कार्य उच्च धारा पर निम्न प्रत्यवर्ती वोल्टता को निम्न धारा पर उच्च वोल्टता में तथा निम्न धारा पर उच्च प्रत्यवर्ती वोल्टता को अधिक धारा पर निम्न वोल्टता में परिवर्तित करना है। मतलब अगर आपका उच्च धारा है तो जो आपका वोल्टता होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, निम्न करके देगा। या जैसे आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे एक जगह स्थायी हो गया और वहां से आपको आपके घरों में आपकी आवश्यकता अनुसार वोल्टता को क्या किया जाता है जी, कम या अधिक करके दिया जाता है। जैसे जो हम लोग के यहाँ लाइट आया है वह 11,000 वोल्ट का है, कितना है जी, 11,000 वोल्ट का, लेकिन हम लोग के घरों में कितना आता है, 220 वोल्ट, कितना, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट नहीं रहता, कभी 180 कभी 200, ठीक है। चलिए अगला है, किन कारणों से ट्रांसफार्मर की दक्षता घटती है, यानी जो उसका क्षमता होती है घटता है। तो आप देखिएगा पहला, फ्लक्स क्षय, क्या जी, फ्लक्स क्षय, कह रहे प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों का युग्मन ठीक नहीं होता है और प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स सभी द्वितीय कुंडली से संबंध नहीं होता है तथा कुछ क्रोड से न जाकर, ठीक है, वायु होकर जाती है। मतलब कुछ कुंडली से न होकर वह वायु से होकर के जाती है, इसलिए उसकी दक्षता को ये क्या करता है जी, कम करता है। चाहे ताम्र क्षय, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता हो, ताम्र क्षय किसे कहा जाता है, देखिएगा कह रहा है कि प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में तांबे के तार के लपेटे प्रतिरोध के कारण जूल उष्मन प्रभाव से कुछ विद्युतीय ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति क्षय या ताम्र क्षय कहते हैं। सबसे ज़्यादा आप देखे होंगे जितना भी उपकरण बनता है उसमें तांबे के तार का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चांदी के बाद अगर सबसे सुगमता पूर्वक किसी में धारा का प्रवाह होता है तो वह तांबा में होता है, किसमें होता है जी, तांबा में होता है। लौह क्षय, ट्रांसफार्मर के लोहे के क्रोड में भंवर धाराओं के प्रेरण से भी उष्मा के रूप में शक्ति क्षय होती है, जिसे लौह क्षय कहते हैं। लोहे के क्रोड को परतदार बना देने पर लौह क्षय घटता है, यानी जब परत भाई परत बन जाता है तो उसका क्या होता है जी, लौह क्षय का मान कम होता है। अगला देखिए, ये भी आपसे शायद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बाबू, शैथिल्य क्षय किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कुंडलियों से प्रत्यवर्ती धाराओं के प्रवाहित होने से लोहे के क्रोड बार बार चुंबकित तथा अचुंबकित होते हैं, इसलिए प्रत्येक चुंबक चक्र में कुछ ऊर्जा शैथिल्य के कारण क्षय होती है, जिसे शैथिल्य क्षय कहते हैं, ठीक है। इसे कम करने के लिए सिलिकॉन लोहे का, ठीक है, क्रोड उपयुक्त होता है। जो सिलिकॉन लोहे का क्रोड होता है उसका क्या किया जाता है जी, इस्तेमाल किया जाता है, तो शैथिल्य क्षय का होता है, कम होता है। अब देखिए भंवर धारा क्या है, क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन आपको ज्यादा ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि किसी भी धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं या किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में उसे चलाते हैं या किसी अन्य प्रकार से उसमें गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हैं, तो उस धातु चालक के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति अथवा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है और ये धाराएं एक बंद घेरे के रूप में होती है जिनका तल चुंबकीय
बल रेखाओं की दिशा के लंबवत होता है, तो इन्हीं का कहा जाता है जी भंवर धारा कहा जाता है। ये आप कम से कम याद कर लीजिएगा, टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन था, जांच एग्जाम में। अगला है डायनेमो तथा विद्युत मोटर में क्या अंतर है। देखो डायनेमो जो होता है वो क्या करता है जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी जितना पंखा होता है ना उन सब में क्या लगा रहता है, विद्युत मोटर लगा रहता है, क्या लगा रहता है। और जो जनरेटर होता है वो किसके कार्य करता है जी, डायनेमो का। यानी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है जी, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको याद होना चाहिए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, जबकि मोटर चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत मोटर किस प्रभाव पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रभाव पर। इसमें चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाकर प्रेरित वाहक बल उत्पन्न किया जाता है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली में धारा प्रवाहित करता है, जिससे कुंडली क्या होता है, घूमने लगता है। और जब तक कुंडली घूमेगा नहीं तब तक पंखा इत्यादि कोई भी चीज घूर्णन नहीं करेगा, और उसी कुंडली को क्या कहा जाता है जी, आर्मेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहा जाता है। आप देखे होंगे ऐसे मान लीजिए मोटर है तो उसमें एक ऐसा कुंडली निकला रहता है जिसमें कोई भी चीज जोड़ा जाता है और वह घूर्णन करता है तो क्या करता है, नाचता है। 48 नंबर, प्रत्यवर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है जी, अंतर स्पष्ट कर लेंगे। देखिए धारा परिपथ में दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है और दिष्ट धारा परिपथ में सदा ही एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। मतलब ये अपने दिशा को बदलते रहती है और इसकी दिशा क्या होती है, समान। इसके विद्युत वाहक बल को ट्रांसफार्मर द्वारा क्या किया जाता है जी, घटाया जा सकता है, और इसके विद्युत वाहक बल को किसी अन्य प्रतिरोध की मदद से घटाया, मतलब खपत को बढ़ाएंगे तो वो अपने आप का हो जाएगा। इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया नहीं हो सकती है, इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। इससे कलई नहीं की जा सकती। ठीक है, इसे कलई करने में इस धारा का उपयोग किया जाता है। एक और है, धारा के स्पर्श से झटका अधिक घातक होता है। ये अगर आपको मारेगा थोड़ा डेंजर होगा, लेकिन ये मारेगा तो थोड़ा खेपा जाएगा। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा कम घातक होता है और ये ज्यादा घातक होता है। इसके तार को ज्यादातर छूने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो अपना प्रभाव दिखा देगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखे और उनके भौतिक गुणों का वर्णन करें। यानी पृथ्वी के विभिन्न बात, यानी आपको बताया गया था जी, पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया था, 5। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। देखिए क्षोभ मंडल जो होता है ये पृथ्वी का सबसे पहला परत है। यानी इस पृथ्वी की ऊंचाई पृथ्वी तल से लगभग 12 किलोमीटर है। इस परत में उपस्थित जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य तथा पृथ्वी से आने वाले अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। सप्ताप मंडल यह पृथ्वी तल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। इस परत के वायुमंडल का ताप लगभग एक समान रहता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया वो समताप मंडल। यानी तापमान क्या होता है, बराबर होता है। ओजोन मंडल यह पृथ्वी तल से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को क्या करता है जी, अवशोषित करता है। यानी ओजोन परत अगर नहीं रहता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। मध्य मंडल यह पृथ्वी तल से लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होती है जी, फैली होती है। इस परत का ताप, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। आप जितना ही ऊंचाई पर जाएंगे तापमान उतना ही क्या होगा, घटेगा। आयन मंडल पृथ्वी तल से लगभग 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। सूर्य से आने वाली रेडियो तथा माइक्रो तरंगे इससे परिवर्तित होकर
पुनः अंतरिक्ष में चली जाती है तथा पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल से पूर्णतः आंतरिक परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है। यानी जितने भी मतलब रेडियो तरंगे, जितने भी सैटेलाइट छोड़े गए हैं, वो सब कहाँ पर है जी? आयन मंडल में। कहाँ पे है? आयन मंडल में है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखे। ठीक है, एक्स किरणों के किन्हीं दो गुण, यानी एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणों का स्थिर द्रव्यमान 0, लेकिन गतिशील द्रव्यमान एच बी बटा सी स्क्वायर। ये 50 क्वेश्चन आपका समझिए चुंबक और धारा से संबंधित है, और इसके बाद लाइट का पूरा क्वेश्चन मिलेगा।